गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC, ठीक, ऑल इंडिया कांग्रेस कॉन्फ्रेंस अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? तो भाई कांग्रेस हर साल दिसंबर के महीने में, प्राय ठंडी के महीने में, तो प्रतिवर्ष कब? प्रतिवर्ष दिसंबर के महीने में अपना एक नियमित अधिवेशन करती थी और उस अधिवेशन में प्रायः यह नियम था कि अध्यक्ष वही व्यक्ति बनेगा। जैसे बिहार में अगर अधिवेशन हो रहा है तो बिहार का कोई व्यक्ति उसका अध्यक्ष नहीं बन सकता। यह कांग्रेस की नियमावली थी। मतलब अधिवेशन जहां पर होगा वहां का व्यक्ति वहां का अध्यक्ष नहीं हो सकता। तो गांधी जी ने भी इस कांग्रेस की अध्यक्षता एक बार की है और वो स्थल है आपका बेलगाम, कर्नाटक। क्लियर? तो गांधी जी ने एकमात्र अध्यक्षता की बेलगाम में, और वो कब था? 1924 में। 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन बेलगाम में हुआ था और तब गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की। क्लियर? तो मुझे पक्का पक्का भरोसा है कि इसका आंसर सभी को पता था। चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? तो इसका उत्तर मुझे पता है, सबको जो है पता होगा। क्लियर? तो गांधी के बारे में थोड़ी सी डिस्कस हम करना चाहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को डाला। ठीक, गांधी जी 1915 में भारत आगमन करते हैं। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से, क्योंकि 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका जा चुके थे और दक्षिण अफ्रीका गए थे अब्दुल्ला नाम के व्यापारी का मुकदमा लड़ने। लेकिन वो कहते हैं ना कि करने कुछ और जाता है आदमी और हो कुछ और जाता है। गांधी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। गांधी जी वहां लड़ने तो मुकदमा गए थे, लेकिन वहां की रंगभेद नीति से बहुत परेशान हुए और रंगभेद नीति के कारण वहां पर उन्होंने सत्याग्रह किया। तो गांधी जी ने अपने जीवन में पहली बार सत्याग्रह की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से की। ठीक, और बेसिकली ये टालस्टाय से प्रभावित थे। किससे? अमेरिका का एक विद्वान है टालस्टाय। टालस्टाय के जो है अहिंसा की नीतियों से प्रभावित थे और गांधी जी के जीवन का दो ही मंत्र है, सत्य और अहिंसा। टालस्टाय से इन्होंने बहुत कुछ सीखा और जब 1915 में भारत आए तो सबसे पहले इनकी मुलाकात होती है गोपाल कृष्ण गोखले से। गोपाल कृष्ण गोखले साहब ये दक्षिण अफ्रीका जाकर भी गांधी जी से मिल चुके थे। क्लियर? क्वेश्चन बना हुआ है कि गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका जाकर मिलने वाले भारतीय राजनेता कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोखले साहब ने इन्हें सलाह दिया कि आप सीधे भारतीय राजनीति में प्रवेश न करें, बल्कि भारत का भ्रमण करें। और उस भ्रमण के सिलसिले में ये 1916 में कहां पर? लखनऊ में किसान अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे। वहीं पर इनकी मुलाकात हुई किससे? रामचंद्र शुक्ला से, और उन्होंने चंपारण की समस्या से इन्हें अवगत कराया और ये चंपारण जाने को तैयार हुए और अपनी उसी यात्रा के दौरान 1917 में ये चंपारण पहुंचे और चंपारण आंदोलन से भारत की राजनीति में इन्होंने कदम रखा। इसके बाद आंदोलनों की झड़ी रही इनके साथ। एक एक साल लिख लीजिए। 1917 चंपारण, चंपारण के बाद 1918 में दो आंदोलन किए इन्होंने, एक तो खेड़ा सत्याग्रह और दूसरा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद। ठीक, उसके बाद 1919 में इन्होंने खिलाफत की शुरुआत की। ठीक, खिलाफत आंदोलन जो विश्व युद्ध के बाद हुआ, खलीफा के समर्थन में, ठीक, तुर्की के खलीफा के। उसके बाद 1920 में इन्होंने क्या चलाया? कौन सा आंदोलन? सबको पता है, असहयोग। कौन सा? असहयोग आंदोलन चलाया, जो 22 में बंद करना पड़ा इन्हें। 1930 में इन्होंने दांडी मार्च किया और एक आंदोलन चलाया जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा? सविनय अवज्ञा। क्लियर? उसके बाद इनका अंतिम और फाइनल आंदोलन रहा 1942 में, जिसे आप जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। ये भारत में इनका राजनैतिक आंदोलन रहा। तो इतने आंदोलनों से गांधी जी जुड़े रहे और अंततः भारत को आजाद करा के माने। तो भारत में राजनैतिक पारी की शुरुआत या राजनीति में प्रवेश करने के लिए उन्होंने चंपारण आंदोलन, बिहार में है चंपारण, जो 1917 में शुरू हुआ। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया? सिविल सेवा मतलब इसे पहले ICS कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ICS,
इंडियन सिविल सेवा, इसे हिंदी में कहते थे भारतीय नागरिक सेवा, भारतीय नागरिक सेवा। और उस समय दो ही सेवा हुआ करती थी, एक भारतीय नागरिक सेवा और दूसरी भारतीय सैन्य सेवा। कौन सी? भारतीय सैन्य सेवा। ठीक, ये दो सेवाएं हुआ करती थी। और भारत में नागरिक सेवा मतलब आईसीएस की स्थिति क्या थी, आपको 1953 के पहले की बताते हैं और 1953 के बाद की बताते हैं। सॉरी, 1853 के पूर्व। 1853 के पूर्व आपके यहां या आपकी इस भारतीय सिविल सेवा के लिए किसी भी परीक्षा का आयोजन नहीं होता था। परीक्षा न करा के कंपनी जिसे चाहती थी या अंग्रेज जिसे चाहते थे उसे अपॉइंट करते थे। किसे अपॉइंट करेंगे? अपने दलालों को, अपने चाटुकारों को या अपने लोगों को। लेकिन 1853 के बाद यहां पर सिविल सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई। किसकी? प्रतियोगिता परीक्षा। ठीक, कंपटीशन यहीं से शुरुआत होती है। प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत 1853 के एक्ट के बाद आया और पहली प्रतियोगिता परीक्षा कराई गई 1856 में। कहां पर यह परीक्षा हुई? लंदन में। क्लियर? अभी भी भारत में नहीं होती थी। ठीक, भारत में सिविल सेवा के लिए परीक्षा की शुरुआत हुई कब? भारत में सिविल सेवा के लिए परीक्षा की शुरुआत हुई 1922 में और पहली परीक्षा कराई गई आपकी इलाहाबाद में। और इस आईसीएस या भारतीय सिविल सर्विस की जो है नींव रखने वाला व्यक्ति, इसको मजबूती देने वाला व्यक्ति कौन है भारत में? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? मतलब दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ठीक, तो अगर आप कैनिंग को याद करिए तो कैनिंग आपके यहां 1856 में आता है। किसके बाद? डलहौजी के बाद। डलहौजी की ड्रैगन ऑफ लैप्स या राज्य हड़पने की नीति 1856 तक चली। काफी कुछ भारत में हुआ और उसका परिणाम यह रहा कि डलहौजी को वापस बुलाया गया और कैनिंग को भेजा गया। लेकिन कैनिंग के आते आते इतनी ज्वाला या इतनी आग सुलग चुकी थी जो 1857 में फूट पड़ी और इसे आप कहते हैं कौन सा? 1857 का विद्रोह या आप इसे कहते हैं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या इसे आप सैनिक विद्रोह भी कहते हैं। तो इस विद्रोह का परिणाम यह रहा कि भारत में 1 नवंबर 1858 को एक घोषणा होती है जो घोषणा करता है कैनिंग। और कैनिंग यह घोषणा करता है कि आज से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म। तो कैनिंग जब यह घोषणा कर रहा था तब उसका पद क्या था? जिस समय 1 नवंबर 1858 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था वो। लेकिन जब यह घोषणा हुई, कैनिंग ने घोषणा किया तो क्या किया कि कंपनी का शासन यहां समाप्त हो गया। अब कौन शासन करेगा? अब शासन करेगा क्राउन। और जब क्राउन शासन करेगा तो क्राउन स्वयं में सर्वश्रेष्ठ था, स्वयं सबसे बड़ा था, स्वयं सबसे ऊंचे पद पे बैठता था। तो अपना कोई वो प्रतिनिधि नियुक्त करेगा। वायसराय को आप कहते हैं क्या? ये प्रतिनिधि था। क्या था? प्रतिनिधि था। किसका प्रतिनिधि था? क्राउन का प्रतिनिधि था। तो क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में यही कैनिंग यहां बना रहा। तो कैनिंग आपका अंतिम गवर्नर जनरल भी है और पहला वायसराय भी है। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग 5वें सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत की गई। प्रांतीय स्वायत्ता मतलब प्रांत को स्वायत्ता कब मिली? राज्यों को स्वतंत्र अधिकार कब मिले? राज्य कब केंद्र के हस्तक्षेप से, सेंट्रल गवर्नमेंट के हस्तक्षेप से स्वतंत्र हो गए। ठीक, तो 1909 की बात करें, 1909 में आपको क्या मिला? 1909 में मिला पृथक निर्वाचन। क्या मिला? पृथक निर्वाचन का अधिकार, जिसे आप कहते हैं मार्ले मिंटो। इसे क्या नाम दिया गया था? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार यह अजीब सुधार था, कहते इसे सुधार थे, और इसने भारत के विभाजन का बीज बोया था और उसका फल आपको मिला 1947 में। मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मिला कब? 1909 में।
भारत सरकार अधिनियम 1919 आया और 1919 के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया, प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया गया। तो जब द्वैध शासन है मतलब प्रांत में केंद्र का भी हस्तक्षेप है और राज्य की सरकार भी काम करेगी, मतलब एक ही राज्य और दो शासन। तो यहां तो नियंत्रण से मुक्त नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे कहीं से भी स्वतंत्रता नजर नहीं आ रही है। अगर आप किसी के अंडर में काम करते हैं तो क्या यह स्वायत्ता होती है, क्या उसे स्वतंत्रता कहते हैं? बिल्कुल नहीं। तो 1919 में भी ये नहीं मिला, 1909 में भी नहीं मिला। आगे चलते हैं 1935 में। 1935 के भारत शासन अधिनियम में अंग्रेज इतने मजबूर हो चुके थे, उन्होंने भारत के लिए एक लगभग ऐसा दस्तावेज तैयार किया जिसे आप कह सकते हैं कि वो संविधान था। क्या था? वो एक प्रकार से ऐसा संविधान था जिसके 14 भाग थे। कितने? 14 भाग थे। 321 धाराएं थी, जिसे आप कह सकते हैं 321 अनुच्छेद थे, और 10 अनुसूचियां, ठीक, जिसे आप कहते हैं 10 शेड्यूल थे, 10 अनुसूचियां थी। और इन्हीं सारे विवरणों में यह व्यक्त किया गया कि राज्यों में द्वैध शासन समाप्त। क्या आया निर्णय इसका? राज्यों में द्वैध शासन समाप्त, राज्यों में द्वैध शासन समाप्त, और केंद्र में शुरू। क्या था? केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। हस्तांतरित और आरक्षित विषय रखे गए और इसी अधिनियम के द्वारा राज्यों को पूरी तरह से स्वतंत्रता मिल गई। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये ब्रिटेन के पार्लियामेंट में 18 जुलाई को प्रस्तुत किया गया और 4 जुलाई को प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई को पारित हुआ। 4 जुलाई को यह आया और 18 जुलाई को पारित हो गया, तो 1947 में। और उसके बाद भारत 15 अगस्त को आजाद होता। तो आपका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। क्लियर? चलते हैं हम लोग अपने छठे सवाल पर। यह रहा आपका 6th क्वेश्चन। 1937 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? ठीक, तो यहां पर प्रिंट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये 1939 होना चाहिए। ठीक है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? तो सुभाष चंद्र बोस पहले 1938 में अध्यक्ष चुने गए थे। कब? 1938 में। ठीक, हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा ये कहां है? हरिपुरा है गुजरात में। ठीक, और नियम क्या कहता था कि जो व्यक्ति जहां से होगा वहां अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता। तो ये गुजरात से थे नहीं, ये तो बंगाल के थे बोस साहब। अगला अधिवेशन आयोजित किया गया 1939 में, और 1939 का अधिवेशन हुआ कहां पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसे आप जानते हैं जबलपुर। जबलपुर स्टेशन से आगे एक जगह है त्रिपुरी। कौन सी जगह है? त्रिपुरी। त्रिपुरी में अधिवेशन बुलाया गया और कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य करते थे। इस जो है चुनाव में, इस अध्यक्ष के चुनाव में 2 लोग लड़े, एक तो बोस साहब और दूसरे पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी का समर्थन प्राप्त था। गांधी जी चाहते थे कि रमैया साहब अध्यक्ष बने और कांग्रेस कार्य समिति ने बोस साहब को जिता दिया। जब बोस साहब जीत गए तो गांधी जी ने प्रबल विरोध किया उसका, और मजबूर होकर के नैतिकता बस सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया। और जब रिजाइन किया तो इन्होंने 1939 में ही एक नई पार्टी बनाई। 1939 में जो नई पार्टी बनाई बोस साहब ने, उसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या नाम है? फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की नई पार्टी बनाई और कांग्रेस से हट गए। क्लियर? तो पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष चुने गए थे। क्लियर? चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, कैबिनेट मिशन भारत आया था। क्यों आया था पहले ये जान लेते हैं। कब आया था वो आपको पता है। ठीक, 1939 से लेके 1945 तक, 45 तक ये अवधि है किसकी? सेकेंड वर्ल्ड वार की। ठीक, वर्ल्ड वार की यह स्थिति है। पहले जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसमें भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया था और हर मोर्चे पर
अंग्रेज विजयी हुए थे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ भारतीयों ने नहीं दिया, क्योंकि दूध की जली बिल्ली छाछ भी फूंक के पीती है। प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने का वादा किया था, और इन्होंने दिया था क्या? इन्होंने 1919 में जब विश्व युद्ध जीते तो कानून दिया, रॉलेट एक्ट। भारत के लोग समझ गए थे कि अंग्रेज न्यायप्रिय नहीं है, और इन्होंने जब विरोध किया तो अंग्रेज लगभग हर मोर्चे पर हारते नजर आए। इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था मिस्टर चर्चिल, जिन्होंने गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा है। चर्चिल साहब ने 1942 में एक मिशन भेजा। 1942 में जो मिशन आया उसके अध्यक्ष थे मिस्टर क्रिप्स, और उसे क्रिप्स मिशन कहा जाता है। क्रिप्स मिशन ने भारत को फिर वही लॉलीपॉप दिखाया कि आपको संविधान सभा बनाने का मौका दे दिया जाएगा और साथ साथ आपको डोमिनियन स्टेट बना दिया जाएगा। भारत के लोगों ने कहा, मिस्टर क्रिप्स वापस जाइए, आपकी कोई जरूरत नहीं है, हमें स्वतंत्रता से कम और कुछ नहीं चाहिए। 1945 में एक ऐसी घटना घटती है कि हिरोशिमा और नागासाकी में 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम गिरता है, पूरा विश्व सहम जाता है और विश्व युद्ध बंद हो जाता है। विश्व युद्ध समाप्त हुआ, ब्रिटेन में चुनाव हुआ और वहां पर नया प्रधानमंत्री बना इटली। इटली वैसे तो देखिए, विरोध तो विरोध होता है, सत्ता पक्ष का विरोध करना विपक्ष का काम था, ठीक। उदारवादी दल का सदस्य था और यह भारत की आजादी का समर्थन करता था, चाहे वो अंदर से ना चाहता हो, राजनीतिक रूप से करता था। अंत में इटली जब पीएम बने तो इनके ऊपर यूएसए का दबाव पड़ा कि भाई भारत को अब आजाद करिए, भारत अपनी सत्ता संभालने में सक्षम है। और 1946 में तब इन्होंने, इटली साहब ने अपने कैबिनेट के 3 सदस्यों को भारत भेजा। 3 सदस्य कौन कौन से थे? वो थे एवी अलेक्जेंडर, दूसरे थे क्रिप्स महोदय जो पहले आ चुके थे, स्टेफन क्रिप्स, और तीसरे थे पैथिक लॉरेंस। क्या थे सर? पैथिक लॉरेंस महोदय को इसका बनाया गया था अध्यक्ष। और ये आने का जो मूल कारण था इस मिशन के कि सत्ता हस्तांतरण। क्या था? सत्ता हस्तांतरण, ठीक। सत्ता हस्तांतरण किसका? सत्ता अंग्रेजों के हाथ से भारतीयों के हाथ में। तो यह मिशन आया 1946 में, 1946 में, और यह मिशन भेजा था इटली ने। क्लियर? राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, स्वतंत्र भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बनी? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय गांधी जी ने सिफारिश किया था कि कांग्रेस को भंग कर दीजिए, लेकिन नेहरू जैसे तमाम लोग ऐसे थे, भारत के बहुत से राजनेता ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस को भंग किया जाए। कांग्रेस चुनाव लड़ती थी, देश में शासन चलाती थी, लेकिन कुछ क्षेत्र भारत के ऐसे थे जहां पर कांग्रेस की नहीं चलती थी स्वतंत्रता के बाद। वैसे तो स्वतंत्रता के बाद हर जगह कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन वो दिन दूर नहीं था कि कांग्रेस से लोग उबने लगे। और 1957, 10 साल स्वतंत्रता के 10 साल बाद ही भारत के केरल राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, गैर कांग्रेसी सरकार बनी, और वह 1959 तक चली। 2 साल ही चली, लेकिन केरल भारत का पहला राज्य है जहां पर स्वतंत्रता के बाद गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1957 में, और 59 तक चली। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राज्य पुनर्गठन का आयोग का अध्यक्ष कौन था और जिसने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनः सीमांकन करने की सिफारिश की? आपको बताएं, 1952 में आंध्र प्रदेश के समर्थन में एक नेता थे जिनका नाम है रामुल्लू नाम था। इन्होंने आंध्र प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा देने के लिए 52 दिन का आमरण अनशन किया, और 56 दिन का आमरण अनशन किया, और 56 दिन बाद ये जो है स्वर्ग से धार गए। सरकार के ऊपर दबाव बना और सरकार ने 1 अक्टूबर 1953 को एक नया राज्य बनाया भाषा के आधार पर। पहला राज्य बना कौन सा? आंध्र प्रदेश, ठीक, जिससे आज निकल करके तेलंगाना बना है। पहले आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का हिस्सा हुआ करता था। अब आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 से एक अलग राज्य हुआ। क्लियर?
और राज्यों में जैसे हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र, गुजरात, इन राज्यों का भी दबाव बनने लगा कि भाषा के आधार पर हमें भी अलग किया जाए। तत्काल 1953 में ही 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कमीशन बनाया, जिसे जो पूर्व न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में बना था। फजल अली भारत के पूर्व न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, इनकी अध्यक्षता में कमीशन बना जिससे नाम दिया गया राज्य पुनर्गठन आयोग, या इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। इसी आयोग की सिफारिश पर 1956 में भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया और नए राज्यों की स्थापना का आधार सुनिश्चित कर दिया। क्लियर? तो फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। क्लियर? चलते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। पूना समझौता महात्मा गांधी के बीच हुआ था। महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो पूना समझौते की पृष्ठभूमि देख लेते हैं। पहले क्या है, 1930 से लेकर के 1932 तक ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। गोलमेज सम्मेलन, यह सम्मेलन 3 होना था। ठीक, यह सम्मेलन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के रूप में मनाया गया। ठीक, पहले में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, दूसरे सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, लेकिन तीनों सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर अंबेडकर। कौन? अंबेडकर। अंग्रेजों की पुरानी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, और इसी के तहत जो है उन्होंने दलित समुदाय को एक अलग से दर्जा दिया और अंबेडकर साहब भारत आए और पृथक निर्वाचन मिला। लेकिन इसी समय 1932 में गांधी जी ने आमरण अनशन किया और इसी आमरण अनशन के परिणाम स्वरूप के दलित समुदाय को पृथक निर्वाचन मंडल न मिले, जो है BR अंबेडकर और गांधी जी के मध्य एक समझौता हुआ जिसे कहा जाता है पूना समझौता। क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका आखिरी सवाल।